हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। केमिस्ट्री क्रैश कोर्स चल रहा है अपना और ये केमिस्ट्री की क्लास है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आज अपन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं उसके बारे में अपन तो बात करेंगे ही। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं। रिक्वेस्ट यही है, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहां उसको ज्वाइन कर लेना। पता रहेगा आपको कब क्लास होनी है कब नहीं होनी, वहां पर मैसेज डाल देता हूं। और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको बायोलॉजी के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, तो सब कुछ फ्री है। ठीक है, डाउनलोड करके देख सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अपन करने वाले हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने समझा है तो ये समझो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, है ना। और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर बढ़िया है, इसलिए अपन को ध्यान से पढ़ना है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ठीक है, चलो इस चैप्टर को अपन कुछ भागों में करने वाले हैं। मैंने ये था कि वन शॉट में करूं मैं इसको, लेकिन फिर मैं ये नहीं चाहता कि यार थोड़ा सा हल्का कर दूं चैप्टर को, है ना। अगर मैं पूरा करूंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो वह आप एक साथ में बैठ के देख नहीं पाओगे, तो वो वैसे मतलब वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको कुछ भागों में करते हैं और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। चलो केमिकल बॉन्डिंग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड क्या है? क्या है ये बॉन्ड? आपने सुने होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बॉन्ड तो सुना ही होगा। चलो केमिकल बॉन्ड हिंदी में आबंध। क्या है ये? रासायनिक आबंध। क्या है ये? आकर्षण बल है और कुछ नहीं है। सिर्फ आकर्षण बल है और कुछ नहीं है। मान लो मैं ये क्या कर दूं, ये मेरे पास में हाइड्रोजन है, इधर क्या है HCl है। ठीक है, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कोई बीच में कोई लकड़ी है क्या इनके? नहीं रे, कोई लकड़ी वकड़ी नहीं है। ये क्या है? सिर्फ एक आकर्षण को दर्शा रहा है ना। अपन उस आकर्षण को दर्शाने के लिए एक क्या है, लाइन खींच देते हैं, उसको अपन बॉन्ड कह देते हैं। ठीक, तो बॉन्ड क्या है? एक आकर्षण बल है। ठीक है, अट्रैक्शन है, उसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। अब इसको और सिंपल भाषा में बोलूं तो बॉन्ड को ऐसे समझो एक रिश्ता है। बॉन्ड क्या है? एक रिश्ता है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं, आ जाओ समझते हैं इसको। बॉन्ड क्या है? एक रिश्ता है। मेरे पास में क्या है? दो एटम है। मेरे पास में क्या है? दो एटम है। ठीक है, दो एटम है। न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस। ठीक बात है। चलो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस, पता ही ये बात तो हमें। यहां एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और करेगा या नहीं करेगा? भैया बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इधर ये वाला पॉजिटिव जो है दूसरे एटम का, ये इस नेगेटिव को खींचेगा। बिल्कुल भैया खींचेगा। ये इधर इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। अरे अट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये अट्रैक्शन है जी। ठीक है, तो आप कहोगे भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है, ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर आप एक चीज नोटिस और करो। मैंने कहा क्या नोटिस करूं? आप कह रहे हो कि भैया पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को खींच रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो इसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव भी तो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपस में एक दूसरे का करेंगे, प्रतिकर्षित भी तो करेंगे ना, प्रतिकर्षण बल भी तो लगाएंगे, रिपल्सन भी तो करेंगे, रिपल्सन एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे। मैंने कहा ठीक बात आपकी, करेंगे। इसको ऐसे समझो कि आपको कोई लड़की पसंद है। भैया पसंद तो हमेशा सब है। मैंने कहा एक लड़की पसंद है, एक ही है ना, एक ही पसंद है। मतलब भैया ठीक पसंद है, और उस लड़की में आपको हर एक चीज अच्छी लगती है उसकी। चाहे वो बोल ले तो आपको अच्छा लगे, चाहे वो हंसे तो बढ़िया लगे, चाहे वो खांसे तो बढ़िया लगे, चाहे वो सोए तो, हर चीज आपको बढ़िया लगती है उसकी। लेकिन उसमें यार एक चीज जो है ना वो आपको सबसे गंदी लगती है। उस लड़की की आपको हर एक हरकत, हर एक आदत बढ़िया लगती है, लेकिन उसकी सिर्फ एक चीज गंदी लगती है। ठीक बात है। मैंने कहा कि उसकी एक आदत गंदी है, बाकी सारी चीजें उसकी बहुत बढ़िया है और आपको बहुत ज्यादा पसंद है। उस एक गंदी आदत के लिए उसको छोड़ दोगे क्या? बोले नहीं है भैया, कैसे छोड़ दें, ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो वही खेल यहां पे हो रहा है। इतना ज्यादा क्या हो रहा है? अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि ये जो रिपल्शन हो रहा है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको वो लड़की इतनी ज्यादा पसंद है, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक गंदी हरकत की वजह से रिपल्शन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो वही यहां पर हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना दो एटम्स के बीच में, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो क्या होगा, रिश्ता बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक बात है। अगर इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता ना, कभी बॉन्ड नहीं बन पाता। आकर्षण से ज्यादा अगर रिपल्सन ज्यादा होता ना तो कभी बॉन्ड नहीं बन पाता। एग्जांपल दे, ठीक है, अगर कोई लड़की आपको उसमें एक आदत पसंद है, बाकी उसमें सारी बुराइयां हैं, उसकी एक आदत ही पसंद है, बाकी उसमें सारी बुराइयां आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी आप उसके पीछे पड़ोगे? नहीं पड़ सकते भैया, कैसे पड़ सकते हैं, रिश्ता बना ही नहीं सकते उसके साथ में। तो एक ही आदत पसंद है, बाकी तो सारी उसमें बुराइयां ही है, नहीं बना सकते ना। बस वही खेल होगा दो एटम्स के बीच में। अगर रिपल्सन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो उनके बीच बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। और अगर दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्सन कम है तो बॉन्ड बन जाएगा जी। सिंपल खेल है। ठीक बात है। चलो भैया आ जाओ, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? एक आकर्षण बल है और कुछ नहीं है। आकर्षण बल है किसी अणु में दो या दो से अधिक, कोई एक अणु है, कोई एक मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, परमाणु क्या होता है? एटम होता है। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। तो किसी एक अणु में दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच एक साथ जुड़े रहने के लिए जो आकर्षण होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहा जाता है। उसी आकर्षण को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहा जाता है। बोला ठीक बात है भैया, ठीक। अब जो आपके जो बंधन है, जो बॉन्ड है, वो दो प्रकार के हैं जी। ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड है वो दो प्रकार के हैं। बोल कैसे? एक होता है प्राथमिक और एक द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक बॉन्ड और एक है द्वितीयक बॉन्ड। प्राथमिक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? वो आपका आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड हो गया, सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन जो है वो प्राथमिक बॉन्ड होते हैं। ये तीन जो है, आयनिक बॉन्ड हो गया, सहसंयोजी आबंध हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये सारे क्या है? ये प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक की मैं बात करूं तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल जो आकर्षण बल होता है, ये क्या है? ये द्वितीयक बॉन्ड है। अब प्राथमिक में और द्वितीयक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जब बात आती है ना तो वो आपका प्राथमिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक बात है। चलो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब भी रिश्ता बनता है किसी के साथ में, अरे जब भी किसी के साथ में रिश्ता बनता है तो क्या होती है? एनर्जी निकलती है। जब भी किसी के साथ में रिश्ता बनता है तो क्या है? एनर्जी निकलती है। रिश्ता क्या होता है? बॉन्ड होता है। अरे बॉन्ड बराबर रिश्ता ही होता है। ठीक है, तो अगर किसी के साथ में रिश्ता बनेगा तो क्या है? एनर्जी अरे निकलेगी, निकलेगी भैया। और जब किसी के साथ में रिश्ता टूटेगा तो क्या है? एनर्जी देनी पड़ेगी। भैया समझाओ, समझ में नहीं है तो समझाओ तुम। मेरे को कोई पसंद है, मेरे को एक लड़की पसंद है। बोला भैया पसंद तो आपको सब है, एक ही पसंद है मेरे को। ठीक है, मेरे को पसंद है, और अगर मुझे उसके साथ में रिलेशन बनाना है, रिश्ता बनाना है, ठीक है, तो मुझे क्या 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 होगी वहां पर? क्या होगा? अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं उसकी तरफ से भी है ना। अट्रैक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए ना। आकर्षण है दोनों की तरफ से, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। मैं भी खुशी खुशी बढ़िया उत्साहित रहूंगा, वो भी बढ़िया उत्साहित रहेगी। बोले ठीक बात है भैया, आपकी बात तो सही है। ये जब भी रिश्ता बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। मान लो हमारी शादी है जी, हमारी शादी है तो बढ़िया नाच गाने होंगे, सारा परिवार बढ़िया नाचेगा। ठीक है, बढ़िया एनर्जी रिलीज हो रही है, नाचेंगे तो एनर्जी निकलेगी। अरे बोल ठीक है, ठीक है, चलो अब समझ में आ गया। लेकिन 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 अगर किसी को हमारे बीच का जो रिश्ता है वो तोड़वाना है, ठीक है, हमारे बीच में रिश्ता बना तब एनर्जी निकली जी, बाहर निकली। अब मान लो मेरे और उसके बीच में रिश्ता जो है उसको किसी को तोड़वाना है, किसी तीसरी को जो हमारा रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो उसके जिसके साथ में रिश्ता है, ठीक है, उसको क्या है? उसके कान में कानाफूसी करेगी कि वो तेरे वाला तो ऐसा ही है, ये वो, ठीक है, मेरी बुराइयां करेगी उसके सामने। तो जो मैं हमारा रिश्ता तोड़वाना चाह रही है उसको क्या है? एनर्जी लगानी पड़ रही है। वो अपनी एनर्जी खर्च कर रही है, उसके कान भर रही है, एनर्जी खर्च कर रही है। मान लो किसी तीसरे को हमारा रिश्ता तोड़वाना है तो वो मेरे कान भरेगा कि वो तो ऐसी है, ऐसी ऐसी है, तो उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, और जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। बोला ठीक बात है क्या? अरे रिश्ता बनता है, एनर्जी निकलती है, और रिश्ता जब टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। रिश्ते को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे की क्या है? बुराई करनी पड़ेगी। दूसरा कोई लोग जब पड़ोसी जब आपस में बुराई करेंगे तब रिश्ते टूटेंगे। ठीक बात है। चलो एक बार इसको कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये एटम है जी, दो एटम,
इनके बीच में बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड बना तब एनर्जी क्या है, निकली। और मान लो मेरी इच्छा हुई कि मैं इस बॉन्ड को क्या हूं, तोड़ दूं, मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यही कहते हैं कि बॉन्ड जब बनता है तो ऊर्जा निकलती है। जब बॉन्ड बनता है तब ऊर्जा निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ये। और जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। जब बॉन्ड बनता है ऊर्जा निकलती है, जब आपको बॉन्ड तोड़ना है तो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। यहां तक बात क्लियर है। बॉन्ड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या है बॉन्ड। बॉन्ड बराबर रिश्ता होता है जी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब तत्व जुड़ते क्यों है, तत्व जो है आपके एलिमेंट्स जो है वो जुड़ते ही क्यों है, क्यों जुड़ते हैं भैया? आप कह रहे हो कि अट्रैक्शन, मैंने कहा अट्रैक्शन है, वो तो मैंने बॉन्ड समझने के लिए बात बताई मैंने आपको। ठीक है, लेकिन यहां पर जुड़ते क्यों है यार? रिश्ता किसी से मैं क्यों बनाता हूं? ताकि मेरी जिंदगी में क्या है, स्टेबिलिटी आ जाए। अरे मैं शादी करूंगा कल को, क्यों करूंगा? क्योंकि मेरी क्या है, जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक बात है, ठीक है भैया। कोई भी रिश्ता बनता है वो इसलिए बनता है कि जिंदगी में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। वैसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अरे ठीक बात है क्या? ठीक है, हाँ सही बात है। चलो, तो तत्व क्यों जुड़ते हैं? स्थिरता प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। क्या? स्थिरता प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो जुड़ते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी कैसे आती है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब चाहते हैं। सारे जो तत्व हैं वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नोबल गैस जैसा बन जाए, ताकि हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। जो आपकी नोबल गैसेस है उनको क्या माना जाता है, स्टेबल होती हैं वो। तो सारे जो तत्व हैं वो क्या कैसा बनना चाहते हैं, नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी अंदर लाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ते हैं। बोले ठीक बात है, चलो इसको थोड़ा समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि नोबल गैस एक ले लेते हैं अपन, नियोन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी 1s2 2s2 2p6। ठीक बात है। यहां पर देखो भैया, S के अंदर कितने भर सकते हैं अपन? S जो सबशेल होती है, S उपकोष जो होती है, उसके अंदर कितने भर सकते हैं भैया? 2 भर सकते हैं, 2 भरे हुए। इसके अंदर भी 2 भरे हुए हैं। इसके अंदर देखो P के अंदर कितने भर सकते हैं? P जो उपकोष है उसके अंदर कितने भर सकते हैं अपन भैया? 6 भर सकते हैं, और 6 के 6 भरे हुए हैं। मतलब क्या है, इसके अंदर ये फुल्ली फिल्ड है। जो नियोन होता है, ये इसकी जो सारी ऑर्बिटल्स सारी क्या है, फुल्ली फिल्ड है। और फुल्ली फिल्ड होने का मतलब क्या है, ये जो स्टेबल है और ये नोबल गैस होती है, और नोबल गैस की सबकी फुल्ली फिल्ड होती है, पता ही आपको है ना। तो सारे तत्व जो हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सारे इन नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी बनाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या है, तत्व क्या है, अपनी एक दूसरे के साथ में क्या है, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक बात है क्या? ठीक है भैया, चलो आ जाओ। सबसे पहले बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच बॉन्ड बनता है। ध्यान से समझो, आयनिक बॉन्ड होता क्या है, दो अलग अलग चार्ज वाले आपके एटम है, आयन है, सॉरी आयन बोल दो ना, एटम नहीं, आयन। दो अलग अलग चार्ज वाले क्या है आपके आयन है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। विपरीत हो गए यार, नहीं हो गए? अरे भैया हो गए। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन है। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या कहते हैं भैया? कैटायन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या कहते हैं भैया? अनायन कहते हैं। तो दो ऑपोजिट चार्ज वाले जो आयन होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगेगा, और दोनों आपस में पास पास में आएंगे, रिश्ता बनेगा जी, बॉन्ड बनेगा। उस रिश्ते को क्या नाम देंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक बात है क्या? बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ, अभी कैसा बनता है इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, सिंपल बातें बोली हैं यार, बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूं, बेसिक से चल रहे हैं अपन, है ना। अगर आपने कुछ भी कभी भी नहीं पढ़ा होगा चैप्टर, तो भी आपके कानों में, बिल्कुल आपके दिमाग में, कानों से होते हुए बातें जो मेरी, वो आपके दिमाग में पहुंचेंगी और हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। चलो देखो ध्यान से भाई, मैं ये कह रहा हूं कि दो आयन, ठीक है भैया, दो आयन, कैसे आयन? अलग अलग चार्ज वाले, है ना। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दोनों पास पास आएंगे और क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। बनाते हैं, चलो। मैं ये कह रहा हूं कि इस आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भैया? एक तो पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी, एक नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। दोनों विपरीत चार्ज वाले होने चाहिए। चलो पहले अपन बना लेते हैं, आयन बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाए? पॉजिटिव बनाए कि नेगेटिव? भैया पहले पॉजिटिव बना लो, पहले पॉजिटिव चार्ज वाला बना। चलो बनाते हैं। जो मेरे पास में क्या है? सोडियम है।
ठीक है, मेरे पास में क्या है, सोडियम है, ठीक है। और अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक चीज पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था, आयनन एंथैल्पी, याद आ रहा है क्या, आयनन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद आ रही है क्या भैया, थोड़ी सी नहीं आ रही, चलो बता देता हूं क्या, चलो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एक न्यूट्रल उदासीन गैसीय परमाणु से, किसी भी एक उदासीन गैसीय परमाणु से कोई आपको एक एटम बाहर निकालना है, कोई एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम बोल दिया मैंने, कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उसके लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वही आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। भैया वापस बताओ, नहीं समझ में, बताता हूं। चलो मैं कह रहा हूं किसी भी एक न्यूट्रल गैसियस एटम में से, ठीक है, ये न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इसको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। कोई एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी ना, वही एनर्जी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी होती है। अब समझ में आ गई बातें। चलो ये मेरे पास में सोडियम है जी, गैसेस है, बिल्कुल जी का मतलब क्या है, गैसीय अवस्था में है, और न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख रहा है इस पे, नहीं भैया कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है बिल्कुल, ठीक है भैया। अब क्या करो इसमें मैं देखूंगा, थोड़ी सी हीट दूंगा, एनर्जी दूंगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ी सी एनर्जी इसको दी, इसने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर फेंक दिया, और मैं यही तो चाहता था, ठीक है। जैसे ही मैंने इस सोडियम को क्या करी, तो एनर्जी दी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अपना बाहर फेंक दिया, और जैसे ही बाहर फेंका मेरे चेहरे पर स्माइल आई, क्योंकि मैं यही चाहता था। और इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो उसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इलेक्ट्रॉन कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये लो जी Na+ तो बन गया, और इसको क्या कहते हैं अपन, IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इस एटम में से, सोडियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अपन को जितनी ऊर्जा देनी पड़ी ना, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। चलो पॉजिटिव चार्ज बन गया भैया, अब अपन को दो विपरीत चार्ज चाहिए थे ना, पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव बनवा लो भैया, नेगेटिव बनवा लो। वो कैसे बनवाएंगे, ये कॉन्सेप्ट भी अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ा था, वापस बता देता हूं। चलो क्लोरीन अपने पास में गैसीय अवस्था में, बिल्कुल भैया गैसीय परमाणु है, ठीक है। और न्यूट्रल है क्या, न्यूट्रल भी है, ठीक है, कोई उदासीन है, बिल्कुल कोई चार्ज वार्ज इस पर नहीं है। अपन को क्या बनवाना है, नेगेटिव चार्ज बनवाना है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव बनवाना हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और नेगेटिव बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन दे दो उसको। एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। किसी भी एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन देना, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई भी एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। जब अपन ने किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो अपन को एनर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन अब क्या हुआ, किसी एक एटम को अगर अपन को इलेक्ट्रॉन देना है, निकालना हो तब तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें देना हो तब एनर्जी वो खुद रिलीज करता है। तो क्लोरीन को जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने क्या निकाली, एनर्जी निकाली। उस एनर्जी का कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। और ये Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। पॉजिटिव भी तैयार है, नेगेटिव भी तैयार है, ठीक है। दोनों विपरीत चार्ज अपने पास में तैयार है। इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। दोनों पास पास में आएंगे, Na+ और Cl नेगेटिव दोनों पास पास में आएंगे, और क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, सोडियम कहेगा कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, Cl नेगेटिव कहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या करें, सोडियम कहेगा तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों पास पास में आ जाते हैं, तेरा भी चार्ज खत्म, मेरा भी चार्ज खत्म, दोनों साथ में रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे। आ जाओ जी, NaCl बन गया, ठीक बात है। जब ये NaCl बन रहा होता है, जब Na+ और Cl नेगेटिव पास पास आते हैं और NaCl बनता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, उस टाइम पर ऊर्जा निकलती है। मैंने कहा था जब रिश्ता बनता है तो एनर्जी निकलती है। यहां पर रिश्ता बना है, Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में क्या बना है, रिश्ता बना है, बॉन्ड बना है। तो बॉन्ड बना है तो यहां पर एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी क्या कहते हैं, जालिका ऊर्जा कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। एक मिनट, जालक ऊर्जा कहेंगे इसको। यहां पर जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा। इंग्लिश में इसको लेटेस्ट एनर्जी कहा जाता है, लेटेस्ट एनर्जी।
ठीक है, अभी समझेंगे जालक ऊर्जा क्या होती है, इसको भी आगे समझेंगे, अभी आप इतना समझो। आयनिक बॉन्ड अपन पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दो विपरीत चार्ज, जो विपरीत आवेश वाले जो आयंस हैं, उनके बीच बॉन्ड का बनना, ठीक है, इसी को कहते हैं। जैसे सोडियम का अपन ने क्या बना लिया, Na+ बना लिया, फिर Cl नेगेटिव का Cl का अपन ने Cl नेगेटिव बना लिया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और इनके बीच जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड, जब बॉन्ड बनता है किसके बीच में, जब बॉन्ड बनता है तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी निकली, यहाँ पर जालक एनर्जी निकली। चलो समझते हैं जालक ऊर्जा क्या होती है। जालक ऊर्जा क्या होती है, इंग्लिश में लेटिस एनर्जी कहा जाता है इसको। किसी आयनिक ठोस के बनने पर निकलने वाली ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहा जाता है। किसी एक आयनिक ठोस को, ठीक है, कोई एक आयनिक ठोस बन रहा है, कोई एक आयनिक सॉलिड अगर चीज बन रही है और जब वो बनती है तो एनर्जी निकलती है, और एनर्जी जब निकलती है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहा जाता है, जालक एंथैल्पी कहा जाता है। किसी आयनिक ठोस के बनने पर निकलने वाली ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहते हैं। जैसे Na+ और Cl नेगेटिव आपस में मिले और क्या बना, NaCl बना। NaCl क्या ठोस अवस्था में है तो क्या होगा, जालक ऊर्जा निकलेगी। नेगेटिव चार्ज का मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, इसी जालक ऊर्जा की दूसरी परिभाषा ऐसे हो सकती है, किसी आयनिक ठोस को तोड़ने के लिए, पहली परिभाषा क्या कह रही है, पहली परिभाषा यह कह रही है किसी आयनिक ठोस के बनने पर, कोई आयनिक ठोस बन रहा है तो एक ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे अपन, जालक ऊर्जा कहेंगे। ठीक बात है भैया। इसकी दूसरी परिभाषा यह हो सकती है, किसी एक आयनिक ठोस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी ना, वही क्या होती है, जालक ऊर्जा होती है। अरे जालक ऊर्जा क्या होती है, सिंपल भाषा में बताऊं, एक इसकी परिभाषा ये ऐसे ले लो, ठीक है, कि कोई आयनिक ठोस बन रहा है तो एक ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा होती है। इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे हो जाएगी, किसी एक ठोस को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिएगी वो क्या होती है, जालक ऊर्जा होती है। यहां देखो NaCl जो ठोस है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए Na+ और Cl नेगेटिव में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो क्या होती है, जालक ऊर्जा होती है। और ये देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मतलब अपन दे रहे हैं एनर्जी, और नेगेटिव मतलब यहां से एनर्जी निकल रही है। ठीक है, चलो आ जाओ। जालक ऊर्जा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना अधिक चार्ज होगा उतनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी। और साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा साइज होगी उतना कम उतनी कम क्या होगी, जालक ऊर्जा होगी। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा जालक ऊर्जा, साइज कम तो जालक ऊर्जा आपकी साइज अगर ज्यादा होगी तो जालक ऊर्जा कम होगी, उल्टे होंगे, है ना। चलो अब बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी की, बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, विद्युत संयोजकता को कहते हैं। हिंदी में क्या होती है, विद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रोवैलेंसी इंग्लिश में, हिंदी में विद्युत संयोजकता क्या है। आयनिक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन लिए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए, उनकी संख्या को ही इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। कोई एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है, बोला ठीक बात है भैया बन रहा है, उस बॉन्ड बनने की प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन लिए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए, उसके लेखे जोखे को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी, विद्युत संयोजकता कहा जाता है। एग्जाम्पल आ जाओ, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझो भाई। कलर ये ले लेते हैं। जैसे NaCl बनाया अपन ने, ठीक है, इसमें क्या था, एक Na+ था और Cl नेगेटिव था, ठीक है भैया। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बना तो Na+ ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया इसने, देखो Na+ के पास में क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, Cl नेगेटिव के पास में क्या इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, ठीक है। Na+ के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो Cl नेगेटिव जो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, Na+ को दे देता है, और जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है भैया, यहां तक तो ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, आयन के बीच, आयनिक जो बॉन्ड बनता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए और किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, उसका अपन को हिसाब रखना है। तो Na+ ने यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन लिया है भैया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, बोले ठीक बात है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे बस। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, एक होगी। Cl नेगेटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक दिया है, तो बस हो गया, एक खत्म हो गया, बस यही इलेक्ट्रोवैलेंसी है कि एक आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए और कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, बस वही है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, AlCl3, ठीक है। अब इसमें Al+3 है और Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव, 3 Cl है ना, Cl नेगेटिव, ठीक है।
जो आपका एल्यूमिनियम है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है भैया? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और यहां पर 3 Cl है, एक प्रत्येक Cl के पास में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक Cl इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी रह गई। ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन की और कमी, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो तीनों इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इनके पास में एक्स्ट्रा थे, इसके पास में कमी थी, इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया, और क्या बन गया? AlCl3 बन गया। अब इनको इलेक्ट्रोवैलेंसी चेक करनी है इनकी। इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे चेक करेंगे? जो Al+3 है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए भैया? 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसने। क्या आ गया बीच में? एक मिनट भाई, कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने भैया? 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, वैद्युत संयोजकता जो है इसकी 3 हो जाएगी। Cl नेगेटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए भैया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया। Cl नेगेटिव में कितने? 1। ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी बस यही है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उसका हिसाब अपन को रखना है। उनकी संख्या को क्या कहते हैं? अपन इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं भैया ना। अब आयनिक बॉन्ड बनने की शर्तें क्या क्या है? क्या क्या शर्त है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए भाई, ठीक है। आयनन जो एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए। अगर आयनिक एंथैल्पी कम होगी तो आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। बोलो ठीक बात है भैया, समझाओ एक बार एग्जांपल समझाओ। मैंने लेके चलते हैं पीछे आपको, आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि आयनन एंथैल्पी कम होने से फायदा क्या होगा भैया? बताओ क्या फायदा होगा? देखो, अपन को आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनवाना पड़ेगा। बोल ठीक बात है भैया। पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बोले ठीक बात है भैया, ये तो मैं पता है। तो मैं कह रहा हूं ये जो इस सोडियम की या फिर किसी एक एटम की, किसी भी एटम की अगर आयनन एंथैल्पी कम होगी ना, उसकी आयनन एंथैल्पी कम होगी तो हमें क्या है? एनर्जी कम देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। बोल भाई ये तो बात ठीक है आपकी। तो मैं कह रहा हूं किसी भी एक एटम की अगर आयनन एंथैल्पी कम होगी तो अपन को एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और वो जल्दी से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जल्दी से बन जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज। हाँ भैया ये बात ठीक है आपकी। तो पॉजिटिव चार्ज तो अपन को बनवाना है, इसलिए पहली शर्त यह रखी गई है कि आयनन एंथैल्पी कम हो। दूसरी शर्त क्या है? अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए और आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। भैया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होने से क्या होगा? आ जाओ लेके चलता हूं आपको पीछे। Cl जो है इसको अपन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और जब इसको इलेक्ट्रॉन अपन ने दिया तो इसने क्या है? एनर्जी निकाली बाहर, एनर्जी बाहर रिलीज करी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। मैं कहता हूं कि जिस एटम की जितनी ज्यादा चाहत होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, जैसे Cl की इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है, तो जिस एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की जितनी ज्यादा चाहत होगी वो क्या है? उतनी ज्यादा क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की जितनी ज्यादा चाहत होगी ना, वो उतनी ही ज्यादा क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। तो ज्यादा एनर्जी ज्यादा एनर्जी कौन निकालेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाह ज्यादा होगी, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाह ज्यादा होगी वो जल्दी से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और नेगेटिव चार्ज तो अपन को चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि अधिक क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? अधिक जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। भैया इससे क्या होगा? आ जाओ, अपन क्या बनाना? आयनिक बॉन्ड की शर्तें है ना। तो पहले अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनाया, उसके लिए अपन ने कहा कि जो आयनन एंथैल्पी वो कम होनी चाहिए। दूसरा अपन को नेगेटिव चार्ज बनवाना था, इसलिए अपन ने कहते कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होनी चाहिए। तीसरा अपन को क्या बनवाना? अब पॉजिटिव नेगेटिव तो बन गए, लेकिन अपन को इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनाना है। इनके बीच में क्या बनाना? दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाना है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए अपन क्या करना होगा? जालक ऊर्जा जो है वो अधिक होनी चाहिए। जालक ऊर्जा अधिक होने से क्या होगा? जितनी अधिक जालक ऊर्जा होगी ना, जालक ऊर्जा क्या होती है? वही कि दोनों जब मिलते हैं तो एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को कहते हैं जालक ऊर्जा कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो किसको दर्शाएगी? कि इन दोनों के पास आने की चाहत उतनी ही ज्यादा है, कि ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी ज्यादा चाहत के साथ में पास आएंगे, ठीक है, जितने ज्यादा दोनों तड़प रहे होंगे एक दूसरे के पास आने के लिए, उतनी ही ज्यादा क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। बोले ठीक बात है भैया। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि दोनों क्या है? आयंस अपने एक दूसरे के पास पास आना चाहते हैं। तो इससे अपन समझाएंगे कि दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, अपना बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जल्दी से बन जाएगा। तो तीसरी शर्त यही है कि जालक ऊर्जा ज्यादा होगी तो दोनों जल्दी पास पास आ जाएंगे, अपना आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये शर्तें होगी। अब बात करें आयनिक बॉन्ड के गुण। आयनिक बॉन्ड के गुण देख लेते हैं कौन कौन से। ये एक दिशात्मक होता है, किसी एक दिशा में होगा। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किसी एक दिशा में होगा लेकिन दिशाहीन होता है। भैया कैसा मतलब हुआ आपका? एक दिशात्मक होता है लेकिन दिशाहीन। एक दिशा में होगा लेकिन वो कौन सी दिशा होगी हमें नहीं पता। एक दिशा में होगा आयनिक बॉन्ड लेकिन वो कौन सी दिशा होगी हमें नहीं पता, इसलिए दिशाहीन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। बताया मैंने आपको ना कि जो आयनिक बॉन्ड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड होता है कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब होगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या है, अपन को एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक बात है भैया। आयनिक बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए अपन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। बस ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय विलायक जो होते हैं उनमें एक घुलनशील होता है। जो आयनिक जो आपके जो बॉन्ड होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड वाले जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, खुद पोलर होते हैं, खुद ध्रुवीय होते हैं। जैसे मान लो Na प्लस और Cl नेगेटिव से बना है, तो ये पोलर ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पोलर है, ध्रुव है ना, ये बिल्कुल है ना, बिल्कुल भी है। तो ध्रुव भी खुद पोलर है, तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट में क्या है, ये घुलनशील होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ध्रुवीय विलायक में ही क्या है, ये घुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होंगे। जो आपके ये आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड वाले, ये जलीय क्या अवस्था में क्या है, चालक, विद्युत के चालक होंगे। देखो चलो इसको एक पॉइंट और कर लेते हैं, फिर अपन इसको समझते हैं ना। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होंगे। अब ध्यान से समझना, नमक है, नमक ठीक है, बिल्कुल जल रहित है, बिल्कुल ठोस अवस्था में, कोई बिल्कुल पानी की कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल नमी नहीं है उसके अंदर। तो आप ठोस नमक ले लो, बिल्कुल है ना, लेकिन उसमें नमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और फिर उसके अंदर क्या है, तार डाल दो, ठीक है, एक बिजली की तार अपनी स्विच में और दूसरी उस वहां पर डाल दो, दूसरा उसका हिस्सा, करंट आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा, क्योंकि ठोस अवस्था में क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे ही आप एक काम करो, स्विमिंग पूल भर लो पानी का, ठीक है, डिस्टिल वाटर के साथ में, उसमें कोई आयंस नहीं है, कोई आयंस नहीं है उस पानी के अंदर, ठीक है, आपने भर लिया, उसमें आप कूद जाओ, वही तारें डाल दो बिजली की, करंट आएगा उसमें, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कोई आयंस नहीं है। फिर एक काम करो, अपने दोस्त को बोलो कि वो नमक लाएगा और नमक जो है उसमें स्विमिंग पूल में डाल देगा, उसमें क्या है, आपका जो वाटर, वो डिस्टिल वाटर, उसमें कोई वो नहीं है ना, आयंस नहीं है। फिर उसने क्या है, नमक उसमें डाल दिया। अब नमक कैसा, पहले ठोस अवस्था में था नमक, अब कैसा हो गया, वो जलीय अवस्था में आ गया है नमक। अब जैसे ही जलीय अवस्था में आएगा, वो क्या हो जाएगा, चालक बन जाएगा विद्युत का, और आपको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होंगे ये जो आयनिक वाले हैं, और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे। याद रखने, ये आपके जो गुण है इसके आयनिक बॉन्ड के, ये आपको याद रखने। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड को समझेंगे इसको आगे, अभी बस एक लाइन से समझते हैं ना, इसको अपन डिटेल में पर आगे करेंगे ना। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर आपस में शेयर करने से बॉन्ड बनता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को बराबर शेयर करेंगे। जैसे आयनिक के अंदर क्या हुआ था, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, पीछे चलते हैं एक बार। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या हुआ कि पॉजिटिव के पास में क्या थी, एक कमी थी इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव के पास में ज्यादा था, तो इसने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर देखना कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट के बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को बराबर आपस में शेयर करेंगे, बराबर का हिस्सा करेंगे ना, बराबर शेयर करेंगे। कैसे भैया, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास में ये है HCl है, मेरे पास में HCl, ठीक है बात है, चलो इनको मैं अलग लिखता हूं, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Cl के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों ने आपस में बात करी, और क्या बात करी कि भैया हम एक ऐसा काम करें, हाइड्रोजन कहता है क्लोरीन को, Cl को कहता है कि भैया तू तेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरी वाली साइड में रख दे, और मैं मेरा इलेक्ट्रॉन तेरी वाली साइड में रख देता हूं। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन वाली साइड में रख दिया, एक खुद का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Cl ने भी अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाली साइड में रख दिया। क्लोरीन ने कहा कि काम कर, मेरे वाले इलेक्ट्रॉन को, तेरा नहीं है वो, लेकिन ऐसा मान ले कि वो तेरा है, ठीक है, ऐसा मान ले कि वो तेरा ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है वो ऐसा मान लेता है कि जो क्लोरीन वाला मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन क्या है, वो राजी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी स्टेबल होने के लिए, तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन वाले को अपना मान लेता है। तो होते दोनों के नहीं है, वो होते दोनों के अपने अपने ही पास में है, ठीक है, लेकिन वो मान लेते हैं कि ये मेरा है और ये मेरा है। दोनों आपस में बराबर की शेयरिंग हो रही है। देखो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। ये जो बॉन्ड बना है इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बराबर आपस में शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। चलो आगे बढ़ते, यहां मैं बॉन्ड बना ही देता हूं। चलो
पर बात करें कोस्टल लुईस अवधारणा की, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये लुईस का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान से देखना भाई। आ जाओ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है, ध्यान से देखो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक एलिमेंट जो है, कोई भी एक एटम है, उसका आप एक काम करो, उसकी जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप डॉट में रख दो, ठीक है। डॉट में कैसे भैया, नहीं समझ में आया, चलो बताता हूं। जो जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे पास में है बोरोन है, ठीक है, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, 5 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है भैया। इसके क्या लिखो आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, लिख देंगे भैया 1s2 2s2 2p1 लिख दी, वेरी गुड, लिख दी। अब मैं कहता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आखिरी कोश के अंदर होते हैं, आखिरी कोश के अंदर होते हैं। आखिरी कोश का मतलब, कोश किसको कहते हैं, इंग्लिश में शेल कहते हैं, जो आखिरी शेल के अंदर होंगे उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर आखिरी शेल कौन सी है भाई, एक पहले आता है कि दो बार, एक पहले आता है कि दो पहले आता है, भैया एक पहले आता है, तो एक तो आखिरी नहीं है ना, तो दो ही क्या है, यहां पर आखिरी है। तो ये जो दो है ये क्या है, शेल है, ये क्या है, कोश है, और जो एस और पी ये क्या है, उपकोश है, ठीक है। अरे दो क्या है यहां पर, ये कोश है, और एस और पी ये क्या है, उपकोश होते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं, है ना, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो, तो मुझे बताओ जो आखिरी शेल है, आखिरी शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 ये वाले और एक ये वाला, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा बस यही उत्तर चाहिए था अपन को, हो गया, बस खत्म हो गया। यहां पर ये अपना बोरोन है, और 1 ये 2 और ये 3, बस इसका बन गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया ना, अरे बन गया नहीं, बना, बन गया भैया। एक और एग्जाम्पल, चलो जो करते हैं, कार्बन, ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6। अच्छा, 1s2 2s2 2p2 हो गया 6, ठीक। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे, लास्ट जबकि शेल है, जो आखिरी जो कोश है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वही आपकी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं भाई, 4 हैं, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए, ठीक है। तो ये कार्बन है, 1 2 3 4, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी डॉट बना दो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी डॉट बना दो। मैं लिख भी देता हूं ये वाली बात, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिखना आपको, ठीक है, आपको क्या देना है, एग्जाम में देना आपका ऑब्जेक्टिव, टिक मारना है आपको, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उतने एटम के चारों तरफ डॉट बना दो, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बना ही दोगे, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। ऑक्टेट रूल, एस्टक नियम, क्या है ये एस्टक नियम, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इस पर बेस्ड बहुत सारी बातें आएंगी, तो ध्यान से सुन लेना अभी। तो एस्टक नियम है, ऑक्टेट रूल है, वो ये कहता है कि बाह्य कोश जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। जिस एटम के पास में बाह्य कोश के अंदर, बाह्य जो शेल है, सबसे आखिरी जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास में होंगे ना, वो क्या होता है, स्टेबल होता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ये है, उसके अनुसार ये है कि जिस एटम के पास में, जिस एलिमेंट के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्य कोश के अंदर, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे मैंने आप यहां पर दिखाऊं मैं आपको, ये जो कार्बन है इसके पास में जो आखिरी शेल है, आखिरी जो कोश है, इसके अंदर कितने हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से लेने पड़ेंगे, अब आगे बात करेंगे उसकी, है ना। तो पहला ये जो अष्टक नियम है, पहला तो इसका ये नियम, ये रूल जो है, पहला पॉइंट तो यही कहता है कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरा ये कहता है कि एटम 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा रहेगा,
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो एटम जो है उसको स्टेबल तभी मानेंगे जब वो 8 इलेक्ट्रॉन से घिरा रहे, तभी उसको स्टेबल मानेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लागू नहीं होता। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए 8 ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता, वहां पर डुप्लेट ही काम चलता है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, वो 1s2 हो जाएगा और वो पूरा खुश है, फिर राजी हो जाएगा 2 में, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अष्टक नियम लागू नहीं होता। अष्टक नियम यही कहता है कि बाह्य शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब लुईस के सिंबल की बात करते हैं ना, तो ये लुईस के सिंबल अपन ने बना रखे हैं सेकंड पीरियड के सारे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद क्या रखना है, बहुत सिंपल है, अभी दिखाता हूं आपको ना। लिथियम जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ भाई, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी तो बताए थे यार, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम तीन तीन, ठीक है, 3 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 और 2p1, ठीक है। तो लास्ट आखिरी शेल कौन सी है भैया, 2 है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने उतनी डॉट बना दो, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो 2s1, सो मैंने 2p1 कर दिया क्या, 1s2 2s1 है ना, गलती हुई, 2p1 कर दिया हुआ शायद, ठीक है। 2s1, ठीक है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने है, 2s1, ठीक है। 2s1 में क्या है, 1 भरा हुआ है, तो ये 1 डॉट बना दी मैंने। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के अंदर फिर 2s2 भर जाएगा, ठीक है, 2s2 के बाद में 2p1 भर जाएगा, तो 3 आ गई, बोरोन क्या गई, ठीक है। कार्बन क्या गई, 4 आ जाएंगे क्योंकि 2s2 और 2p2 हो जाएगा, फिर 2s2 2p3, ठीक है, फिर 2s2 2p4 ऑक्सीजन की, फिर 2s2 2p5, फिर 2s2 2p6, ये आ जाएंगे आपकी 8, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको इनकी वैलेंस नंबर आपको याद रखने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद रखने, वैलेंस नंबर बोलते हैं हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, ध्यान से सुनो। लिथियम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 1 है। बेरिलियम के कितने हैं भैया, 2 हैं। बोरोन के कितने हैं भैया, 3 हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन के कितने हैं भैया, 4 हैं। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन कितने हैं भैया, 5 हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन के भैया कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद में आपकी जो फ्लोरीन है उसके कितने हैं भैया, 7 हैं। उसके बाद में आपका नियोन है, उसके बाद में उसके कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड पीरियड है, ठीक है। इसका याद कैसे रखना है, ऐसे देखो, बी सी नोफ एन ई, ठीक है, बी सी नोफ एन ई, बस ये याद रह जाएगा, बी सी नोफ बी सी नोफ बी सी नोफ बी सी नोफ, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो बोरोन कितने आपके, इसके हो जाएंगे 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और नियोन 8। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लिथियम के नीचे पीरियोडिक टेबल सबको याद होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको याद नहीं चाहिए होता है ना। लिथियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, लिथियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ही होगा। सबके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ही होंगे। लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, सबके पास में क्या है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ठीक है, बाप रोए, सबके क्या होंगे, 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर बोरोन के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके क्या होंगे, आपके 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बैंगन आलू गाजर थैला, ठीक है। फिर आपके कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, उन सबके क्या है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, याद हो गए, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कई सब्जी सुनो पार्वती, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन के नीचे जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे उन सबके क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 ही होंगे। नई पड़ोसन ऐश्वर्य से भी सुंदर, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन के नीचे जितने भी आपके एलिमेंट आएंगे सबके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 ही होंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपू। उसके बाद में फ्लोरीन के नीचे जितने भी आपके एलिमेंट आएंगे सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 ही होंगे, फिर कल 12 ही आंटी। उसके बाद में नियोन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके क्या होंगे, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे। हीना, नीना और करीना, जीना, रानी, ठीक है। अब हीना उसमें क्या है, आपका हीलियम है, हीलियम तो इसको फॉलो ही नहीं करता ना, उसके पास डुप्लेट वाला सिस्टम है, वो तो अष्टक नियम को फॉलो ही नहीं करता। अभी बताया मैंने आपको, हाइड्रोजन और हीलियम जो फॉलो नहीं करते वो डुप्लेट सिस्टम है उसके अंदर, तो है ना। चलो ये आपको याद हो गया, याद हो गया क्या ये वाला आपको भैया, याद तो में हो गया, चलो याद हो गया। चलो अब आते हैं, मजे करते हैं बाजो। Cl2 जो है, Cl2 जो है इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cl2 का क्या बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो आजो, ये मेरे पास में क्या है, 2 Cl है, ठीक है। Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, हमें क्या पता Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और थोड़ी देर पहले बताया। फ्लोरीन के नीचे जितने भी आएंगे एलिमेंट सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 ही होंगे। तो क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आता है भी आता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। बना दो तो 7, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, बना दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि
इस क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, कितने होने चाहिए एस्टर्क नियम के अकॉर्डिंग, इस क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भैया 8 होने चाहिए। कितने इसके पास में भैया 7 ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले क्लोरीन को कहेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन तेरे वाला मेरे को दे दे, ठीक है, बीच में रख दे, तो मैं मान लूंगा कि वो मेरा है, ऐसे मान लूंगा मैं, होगा नहीं, बस ये मान लेगा, फील कर लेगा। अब इसके बाद कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया राजी हो गया क्लोरीन। चलो अब इधर बात करते हैं अपन, इस क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी एस्टर्क नियम के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए, ठीक है, तो 8 है तो इसकी कमी पूरी करते हैं, ये इस क्लोरीन से क्या कर लेगा, मांग लेगा, ठीक है। दोनों के पास में क्या हो गए, इसके पास में भी देखो 8 हो गए, ब्लू वाले गोले के अंदर देखना 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गए, दोनों क्लोरीन के पास में बराबर हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसने इसका माना है कि ये मेरा है, ठीक है, और इसने भी ऐसे माना है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड जो है ये यहां बन जाएगा, यहां पर इन दोनों के बीच में ये भी बन गया। देखो अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, आगे याद रखना, आगे काम आएगा ये, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से यार एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब एक बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तब 2 बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब 3 बॉन्ड बनेंगे। यहां पर जो बॉन्ड बना है वो कितने, देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, और दोनों ने शेयर किया तो ये क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से आपको देखना है, ये आपकी Cl2 की लुईस स्टोट स्ट्रक्चर बन गई। अब बात करते हैं आगे, ऑक्सीजन की बनाते हैं, O2 की बनाते हैं। चलो ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, हमें तो क्या पता, और थोड़ी देर पहले तो बताया था, अच्छा नहीं होता। ऑक्सीजन के नीचे जितने भी आते हैं ऑक्सीजन या फिर उसके नीचे बिसिनॉफ, ठीक है, लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, ठीक है, फिर उसके बाद में कार्बन 4, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन 5, उसके बाद में ऑक्सीजन 6, ठीक है, चलो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, तो 6 इसके चारों तरफ कर दो, डॉट बना दो, 6 बन गई, 3 3 6 बन गई। ठीक, अब मुझे बताओ अष्टक नियम के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास में कितने, 6 ही हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को कहेगा कि यार तेरे पास क्या है, तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ रख दे, मैं उनको मान लूंगा कि वो मेरे हैं, वो होंगे नहीं लेकिन मैं मान लूंगा कि वो मेरे, फील कर लूंगा वो उनको। तो उसने कहा ठीक है चलो, तू तो फीलिंग ले पूरी, ये लो, इसने फीलिंग ले ली। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा सही बनाते हैं, ठीक है, चल मान लेना है ना, और सही बनाओ क्या, अरे ठीक है छोड़ो, क्या कलाकारी में क्या पड़ा है। अब देखो, अब इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बढ़िया राजी हो गया। चलो अब ये वाला ऑक्सीजन बोला कि यार मैंने देख तेरे को फीलिंग दे दी पूरी, अब तू मुझे फीलिंग दे दे, ठीक है, तेरे वाले 2 इलेक्ट्रॉन है जो वो मेरी तरफ रख दे, ठीक है, और मैं उनको फील कर लूंगा कि वो मेरे ही हैं, ठीक है। चलो ये भी फीलिंग कर ले लेगा अब, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ये, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं भैया, 2 बॉन्ड बनते हैं, अभी तो बताया था आपने। 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं, बना दो जी 2 बॉन्ड। एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो 2 बॉन्ड बन गए। N2 की बात करते हैं, N2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन है जी अपने पास में, N पहले तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले तो बताया था यार, नाइट्रोजन नई प्रोडक्शन एक्सप्रेस सुंदर, सब की क्या होगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चलो बना देते, 5 डॉट बना दो, 1 2 3, इसको ऐसे थोड़ा सा करते हैं, 5, ठीक है, 5, ठीक। नाइट्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, होने कितने चाहिए, 8 चाहिए इसको ना, खुश होने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ये नाइट्रोजन को कहेगा यार कि
3 इलेक्ट्रॉन तू तेरे वाले मेरे साइड में रख दे, मैं फील कर लूंगा उनको। बोला ठीक है, ले ले, तू फीलिंग ले ले, ठीक है। ये लो जी, फीलिंग लेंगे अब। इसने तो ले ली फील, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए इसके, तो ये तो बढ़िया राजी हो गया। ये वाला नाइट्रोजन बोला कि यार मैंने तो देख तेरे को फीलिंग दिया, अब तू भी मुझे फीलिंग दे, ठीक है। तो ये कहा कि तू तेरे वाले इलेक्ट्रॉन मेरे साइड में रख दे, तो रख दिए इसने भी, और इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी साइड में रख लिए, ठीक बात है। अब इसके पास में भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक। अब क्या है, आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं आपस में। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या कितने बॉन्ड बनते हैं, अभी तो बताया था यार, 6 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं। तो बना दो बॉन्ड, एक, ये 2 और ये 3 बॉन्ड बन गए, बस खत्म हो गया। इस प्रकार से इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी, ठीक है। ये तो हो गया आपके नॉर्मल वाले, इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आप इस प्रकार से बना ही लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। O3N3 नेगेटिव CO CO2, इनकी संरचना देखो, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इनके लिए स्पेशल केस है, ध्यान से देखना ना, क्वेश्चन आएगा इनमें से पूछेगा आपको, है ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उपलब्ध वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला है जिसमें फिट करोगे आपके सामने जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आप 2 का भाग दोगे तो आपके सामने बॉन्ड आ जाएंगे। भैया कैसे होगा करके दिखाओ, अभी समझाता हूं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जरूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है, माइनस उपलब्ध वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कि एटम के पास भाई चाहिए तो उसको 8 है, लेकिन उसके खुद के पास में है कितने, वो बात है ना मेन। अरे चाहिए तो मेरे को फॉर्च्यूनर है, लेकिन मेरे पास में पैसे कितने हैं, अरे वो भी तो है ना, फॉर्च्यूनर 60 लाख, मेरे पास में कितने हैं, 10 रुपए, बस यही है ना। तो 60 लाख माइनस 10 रुपए, वही आ जाएगा, बस ये करना अपन को, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल से करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। O3 का बनाते हैं, चलो। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, ठीक है। एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 8 चाहिए ना, जरूरी तो उसको कितने 8 है, चाहिए तो उसको 8 है ना। तो 8 प्लस 8 प्लस 8, ये तो चाहिए उसको ना, 3 ऑक्सीजन है, तीनों को 8 चाहिए, ये तो चाहिए उसको ना। लेकिन उसके पास में खुद के पास में है कितने, और ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, थोड़ी देर पहले से कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। तो खुद के पास में 6 ही है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 6 लिख दो, ठीक है। अब इसको कर दो, 8 3 24 माइनस 6 3 18, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, 6 कौन से इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाने वाले 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको बॉन्ड निकालने, 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, वैसे बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनसे 3 बॉन्ड बनते हैं, बता दिया, लेकिन फिर भी देख लो। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको पता लग जाए तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 6/2 कर देंगे ना, कि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको 2 का भाग दे दो, आपका क्या पास आ जाएंगे, बॉन्ड आ जाएंगे। तो 3 बॉन्ड बनने वाले हैं। अब अपने पास में O3 है तो O3 का बना लो। मेरे पास में पता नहीं था कि कितने बॉन्ड बनेंगे O3 के, तो इस फॉर्मूले से अपने को पता लग जाएगा। ये ऑक्सीजन 1, ये दूसरा, ये तीसरा, सॉरी इसको सही बनाते थोड़ा सा, ठीक है। 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो सबके बीच में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और एक क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें कुछ चार्ज भी आएगा, वो अपन आगे फॉर्मल चार्ज में पढ़ने वाले थोड़ी देर में, बस इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अपन को ये पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और कर लें क्या, CO कर लेते हैं, चलो CO वाला कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, प्लस माइनस एनाइन, ऐसे लिखते हैं, चलो प्लस होगा अगर एनाइन आएगा तो, और यहां लिखूं या नहीं लिखूं, एनाइन प्लस माइनस केटाइन। चलो आगे समझा दूंगा इस फॉर्मूले को मैं, ठीक है। CO करके देखते हैं। कार्बन, कार्बन को चाहिए कितने, 8 चाहिए भैया, इसको चाहिए तो सबको 8, प्लस ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। माइनस कार्बन के पास में है कितने,
ठीक है, जरूरी और माइनस उपलब्ध है ना। चाहिए तो मेरे को फॉर्च्यूनर, लेकिन है मेरे पास में 10 रुपए ना, ठीक है। कार्बन जो है 10 भी नहीं है यार, खाली पड़ी है, ठीक है। कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 प्लस ऑक्सीजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6, ठीक है। अब करो इनका जोड़ भाग, 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस 10 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इससे बॉन्ड निकाल लोगे? निकाल लेंगे भैया। बॉन्ड क्या होता है? जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड अपने पास में 3 बनेंगे इसके पास बीच में ना। तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। बना दो जी, ये 3 बॉन्ड बन गए, खत्म हो गया, ठीक है। 3 बॉन्ड बनेंगे तो ये इसको आप जो डॉट स्ट्रक्चर वो भी बना सकते हो ऐसे। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो ही है, ठीक है। अब इनका आप ऐसे कर दो, 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 ही है। कितने होने चाहिए इसके पास में? 8 होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 इसको दे दो, 8 हो गए। ऐसे ही मैं ऑक्सीजन का भी बना देता हूं, ऐसे ही। ऑक्सीजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अब 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 इसको और दे दो, ये 8 हो गए इसके, ठीक है। तो दोनों खूब बढ़िया राजी हो गए। इस प्रकार से आप इनका डॉट स्ट्रक्चर ही बना सकते हो। बस ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ऑक्टेट रूल की सीमाएं देखते हैं। ऑक्टेट रूल की सीमाएं देखते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं ऑक्टेट रूल की। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले कंपाउंड भी होते हैं। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास में होंगे, जिस कंपाउंड के पास में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे ना, जिस कंपाउंड में हर एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, वो कंपाउंड स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले कंपाउंड भी बन जाते हैं, और उन कंपाउंड क्या कहते हैं? अपन हाइपरवैलेंट कहते हैं। जिन कंपाउंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर हाइपरवैलेंट कहते हैं। तो यहां पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। ऑक्टेट रूल तो ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन वाले ही बनेंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होते हैं, तो यहां पर जो आपका ऑक्टेट रूल है वो खत्म हो जाता है, वो फॉलो नहीं होता। ऑक्टेट रूल 8 कहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो 2 ही इलेक्ट्रॉन से काम चलाते हैं ना। 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले भी होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले भी होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले भी होते हैं। ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो यहां पर भी क्या ब्रेक हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड भी होते हैं, उनको कहते हैं हाइपोवेलेंट। ऑक्टेट रूल के अनुसार नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि नोबल गैस जो होती है वो स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, वो कभी कंपाउंड नहीं बनाती, किसी के साथ में रिश्ता नहीं बनाती। लेकिन ऐसा नहीं है, नोबल गैस भी कंपाउंड बनाती हैं, जैसे XgF2 है, KrF2 है, XgOF2 है, ये सारे कंपाउंड नोबल गैसेस के भी हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल की एनर्जी को नहीं समझा पाती। जो ऑक्टेट रूल है वो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है उसको नहीं समझा पाती। मॉलिक्यूल के शेप को भी नहीं बताता। ये जो आपका ऑक्टेट रूल है ये मॉलिक्यूल के शेप को भी नहीं बताता। तो ये सारी इसकी क्या है? सीमाएं हैं, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, फॉर्मल आवेश की बात करेंगे। बहुत ही आसान करके समझाएंगे, ठीक है, समझ जाना बस। आसान है, जो अभी तक हमने पढ़ा बस उसी को अप्लाई करेंगे और आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से एटम पर जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है उसको क्या कहेंगे? फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से, इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया और इलेक्ट्रॉन दे दिया, उससे एटम पर कोई चार्ज आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? फॉर्मल चार्ज कहेंगे। अब उनको निकालना आना चाहिए, मेन बात वो है, वो आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा। फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एटम अकेला रहता है तब, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने अब हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला सिंपल है, अभी अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। इन फॉर्मूला देख तो लो आप, है ना। फॉर्मल चार्ज जो है वो क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना जब वो अकेला था, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने अब हैं। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे अपने पास में एग्जांपल है CO, ठीक है। CO ध्यान से देखो भाई, कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जब वो अकेला होता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एटम अकेला होता है, कार्बन है, एक ऑक्सीजन अपने पास में ना, पहले तो इनको लिख लेते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो अकेला होता है? भैया थोड़ी देर पहले आपने बताया था 4 होते हैं, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया 4 होते हैं, माइनस अब कितने इसके पास में? अब कितने इसके पास में? अब कितने इसके पास में? अब देखो, अब वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? थोड़ी देर पहले वाली बात अपन समझेंगे, आ जाओ। कार्बन को कितने चाहिए? 8 चाहिए सबको स्टेबल होने के लिए। पहले वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, 8 चाहिए। ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, माइनस है किसके बाद? इसके बाद में कितने? कार्बन के बाद में 4 हैं, ऑक्सीजन के बाद में 6 हैं, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस 10, 6। बॉन्ड कितने बनेंगे? 6 में 2 का भाग दे दो, बॉन्ड बनेंगे 3, ठीक है। चलो
ये अपने पास CO है, थोड़ी देर पहले किया था अपन ने ये, ठीक है। CO है, 3 बॉन्ड बना दो। 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे है, सिंपल है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इनको राजी कर देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज की तरफ। पहले तो ये अपन को सीख लिया ना, ये तो अपन ने सीख ही लिया है, ठीक है। चलो अब देखो कार्बन के पास में सेम कलर होगा क्या, दोनों में अलग अलग ले लेते हैं। चलो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, ग्रीन वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, या 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। होने कितने चाहिए स्टोक्स नियम के अकॉर्डिंग, 8 होने चाहिए, तभी वो राजी होता है, ठीक है। 2 इसको और दे दो, 6 तो है इसके पास में, 2 और इसको दे दो, 8 हो गए, बढ़िया। ऑक्सीजन को देखो अब ध्यान से, ऑक्सीजन के पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 2 उसको और दे दो, 8 हो गए, बढ़िया, राजी हो गया। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन सीख चुके हैं ये वाली बात। तो अब मैं क्या करूंगा, इन गोलों को मिटा दूंगा ताकि अपन समझने में अपन को आसानी हो। ये गोले तो अपन को समझ में आ ही गए है ना। चलो अब वो करना क्या है, करना आपको ये है कि इन दोनों के बीच में क्या कर दो, आप एक बॉर्डर बना दो, इन दोनों के बीच में क्या बना दो, एक सीमा बना दो, सचिन वाली सीमा नहीं, बॉर्डर बनाना है, ठीक है। अब क्या करना आपको, कार्बन को आप देखो और इधर से अब ऑक्सीजन को देखो, बीच में क्या बना दिया आपने, एक दीवार खींच दी है, और कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग देखना है। अब देखना है इनको, कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अकेला होता तब भैया 4 होते हैं, ठीक है, 4 लिख दिए, ठीक है। अब कितने इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 है जी। अकेला होता तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अब किसने इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस क्या कर दूंगा मैं, 5 कर दूंगा, ठीक है। यही तो फॉर्मूला अपना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एटम अकेला होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने अब है, तो जब अकेला होता तो 4 होते, अब कितने इसके पास है, 5। 4 - 5 कितना आएगा, -1, ठीक है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन अगर अकेला होता तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते इसके पास में, 6 होते, यहां लिखते हैं, चलो 6 होते इसके पास में। अब कितने इसके पास में, 1 2 3 4 5, 5 है जी। अकेला होता तो उसके पास में 6 होते, अब कितने, 5, तो 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो आपका जो कार्बन है इस पर कितना चार्ज है, -1 चार्ज है कार्बन पे, और ऑक्सीजन में कितना है, +1 चार्ज है। ये आपका फॉर्मल चार्ज बता दिया मैंने आपको। अब आप कहोगे भैया आप कह रहे हो कार्बन पे -1 है और ऑक्सीजन में +1 चार्ज है, लेकिन हमें इस CO में तो कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा ध्यान से तो देखो आप, -1 कार्बन पे है, +1 क्या है, ऑक्सीजन पे है, दोनों क्या हो जाएंगे, जब पास में आ जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। अरे -1 +1 एक जीरो हो जाएगा ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा CO, ठीक है। इसलिए आपको दोनों साथ में है ना CO, तब आपको दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मल चार्ज इस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बॉन्ड निकालने, आपको कितने बॉन्ड बनेंगे, आपको बॉन्ड पता लग जाएगा। किस प्रकार से निकालते हैं बता चुका हूं, अभी और भी करेंगे। बॉन्ड निकालने के बाद में बॉन्ड बनाने हैं, उसके बाद में आपको एक दीवार खींचनी है, दीवार खींचने के बाद में जितने अकेला होता तब माइनस जितने अब हैं करके आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और अपन देखते हैं O3, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो वही कि चाहता कितना है, 8 चाहता है भाई, चाहत कितनी की है, 8 की है, 3 ऑक्सीजन 3 8, माइनस है कितने, 6 6 + 6 + 6, ठीक है। चाहता तो कुछ भी है इंसान, ठीक है। चलो 8 है 24 -18 कितना आ जाएगा, 6। तो ये क्या आ गया आपके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने आएंगे, 6/2 कितना आ जाएंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे जी, बना देते हैं। O, चलो पहले तो ऑक्सीजन लिख लेते हैं, O O O, 1 2 बॉन्ड तो ये बन गए, ठीक है। इसके अलावा 3 बॉन्ड बनाने ना अपन को, 3 बॉन्ड बनेंगे, तो एक के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड लगा देंगे। एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा इनके बीच में, कहीं भी लगा दो, किसी की भी लगा दो। अब अपन चेक करते हैं ना इनको। इन ऑक्सीजन को मैं नाम दे देता हूं, एक को मैं देता हूं A दे देता हूं, एक को B, एक को C दे दिए, नाम भी दे दिए। अब अपन को चेक क्या करना है, अपन को चेक ये करना है कि सबको 8 मिल गए क्या, सब राजी हो गए क्या, ये अपन को चेक करना है। आ जाओ, सबसे पहले A वाले को देखते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास में, A वाले ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है। कितनी कमी है, 4 की कमी है। 4 तो है इसके पास में, 4 और आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे इसके पास में। चलो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो भाई,
4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 1 2 3 4, हो गए इसके पास में 8। चलो अगला देखो, बी वाले को चेक करो। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन है, 1 मिनट, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें एक सर्कल को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 है भैया, 6 हो गए तो 2 इसको और दे दो। ठीक है, अरे 8 चाहिए, 6 तो है इसके पास में, 2 और दे दो, दे दिए, इसकी भी पूरी हो गई मन्नत। ठीक है, आगे बात करते हैं। सी वाले को देखो, अब सी वाले को देखना, कितने इलेक्ट्रॉन है सी वाले ऑक्सीजन के पास में, 1 2 ही है, कितने कमी है, 6 की कमी है, 6 दे दो इसको भाई, 6 दे दो इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके पास में भी 8 हो गए, ये भी राजी, सबको राजी कर दिया अपन ने। अब फॉर्मल चार्ट निकालना अपन को, फॉर्मल चार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सिंपल दीवार बना दो जी बीच बीच में, एक दीवार मैंने यहां खींची और एक दीवार मैंने यहां खींची, खींच दी बीच में। ठीक, अब क्या करना आपको, करना सिंपल है जी, जितने अकेला होता तब माइनस जितने अब है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना है। ऑक्सीजन के पास में अकेला होता है ये, ए वाला ऑक्सीजन जो है जब अकेला होता है ये, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते भैया, इसके पास में इलेक्ट्रॉन होते 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6, माइनस अब कितने इसके पास में, गिन लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके पास में कितने, 6 ही हैं, तो कोई बात नहीं, -6 कर देंगे, 1 मिनट, बराबर क्या आ जाएगा, 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलो बी वाले की बात करते हैं। बी वाले को ध्यान से देखो, बी वाले अकेला होता अगर ये ऑक्सीजन तो कितने होते, इसके पास में 6 होते, लेकिन अब कितने पास इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 है इसके पास में, -5 कर दूंगा मैं, 6 - 5 कितना जाएगा, +1, इस पर क्या है, +1 चार्ज है। सी वाले को देखो, सी वाले को देखो, अकेला होता तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते इसके पास में, भैया 6 होते, माइनस कर दो, कितने अब कितने इसके पास में, 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 - 7 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सी वाले पर कितना चार्ज है, -1, तो बी और सी वाले पर क्या है, बी पर +1 है और सी पर -1 है, और ऑक्सीजन जो है ए वाला जो उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपको पता लग गया फॉर्मल चार्ट निकालने का सिंपल तरीका। करना क्या है जी, बहुत सिंपल है, पहले क्या कर लो आप कि ये तो अपन ने पहले भी सिखाया, देखो यहाँ पर मैंने सिखाई दिया था ये वाला। ठीक है, कि जितने आपको चाहिए होते हैं, जितने चाहिए होते हैं, चाहिए कितने होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, तीनों को 8 चाहिए, लेकिन है इसके पास में कितने, 6 ही हैं इनके पास में। ठीक है, फिर इनका करो जोड़ भाग करो, या आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 आए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से आपको बॉन्ड निकालना हो तो बटे 2 कर दो, बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड आएंगे, मुझे पता लग गया कि 3 ऑक्सीजन, तीनों के बीच में क्या बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, 2 ये डबल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये अपन ने करके देख ही लिया। फिर आपको क्या करना, आपको सबको राजी कर देना, सबको 8 इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, कैसे भी करके सबको 8 इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके बाद में सारे बॉन्डों के बीच में दीवार खींच दो, उसके बाद में आप कितने अकेले होते तब माइनस जितने अब हैं वो कर दो, आपके पास में फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब और करते हैं CO2 करके देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी चीजें। जितने एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं ना वो यही करवा दिया मैंने, ठीक है, यही एग्जाम्पल्स पूछता है वो। चलो सबसे पहले अब पास में कार्बन है 8, ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, 2 ऑक्सीजन है, दोनों को 8 चाहिए, माइनस कार्बन का होते कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस ऑक्सीजन के 6, 2 ऑक्सीजन है तो 6 24, माइनस 8 24, ठीक है, 10 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 ही आएगा क्या, 4 4 8, ठीक है। या भी क्या आगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कहीं गलती हुई है क्या, 6 6 12 12 8 4 16, ठीक है, सही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है। चलो अब इसका क्या करो आप, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड निकालने के लिए क्या करना आपको 8/2 कर दो, कितना आ जाएगा 4 बॉन्ड है जिनके बीच में, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता था कि CO2 के बीच में कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, पता लग गया मेरे को, तो लिख लेता हूं मैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यही तो है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन है, इनके बीच में कितने 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड मैं कैसे बना सकता हूं, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, 2 बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, ये तो हो गया कंफर्म है ना। 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि दोनों के बीच में क्या कर दूं, 2 बॉन्ड कर दूं, भैया ये बात भी आपकी ठीक है। और एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है,
एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड कर दूं और एक के बीच में 1 बॉन्ड कर दूं, ऐसे भी 4 बॉन्ड हो सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा वो अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। मेरे को ये दोनों पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि भैया दो आपके पास में एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, आपको बॉन्ड 4 है बनेंगे इनके बीच में, आपको पता लग गया। तो करना क्या आपको, सिंपल आपको यही करना है कि दो बॉन्ड रख दो या फिर एक साइड में 1 बॉन्ड और एक साइड में 3 बॉन्ड कर दो, ठीक है। ठीक, अब इनमें से स्टेबल कौन सा होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। ये आपके पास में आ गया। अब इन सबको राजी कर दो ना। राजी कैसे करते हैं, सबको 8-8 देने अपन को, चलो करते हैं। बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। ऐसे इसमें भी कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब इनको राजी करते हैं, चलो आ जाओ। सबसे पहले ये बनाते हैं गोल, ठीक है। इधर इस कार्बन के लिए बाद में बनाते हैं, पहले इस ऑक्सीजन को राजी कर देते हैं पहले। अब इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में भैया, 1 2 3 4 ही इसके पास में। कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। 8 में से 4 तो इसके पास में, 4 और दे दो, इसको दे देते हैं भी 4, 1 2 3 4, 8 हो गए, राजी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको तो मैं हटा देता हूं यहां से ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, और मैं दूसरी बना लेता हूं। कार्बन को देखना, अब कार्बन से पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही चाहिए होते हैं। 8 है इसके पास में, कोई छेड़छाड़ अपन को नहीं करनी है। चलो कार्बन तो पहले से राजी बैठा बेचारा। अब इस ऑक्सीजन को देखते हैं, आ जाओ। इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। 4 ही कमी है, पूरी कर देते हैं। चलो 1 2 3 4 दे दिए अपन ने, ये भी राजी हो गया, सबके पास में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करना आपको, दीवार खींच दो भाई, एक दीवार खींच दो, जल्दी जल्दी खींच दो। ये खींची, ये खींची। क्या करना अब करना क्या है, सिंपल करना है जी। इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, देख रहे हैं भैया, देख रहे हो तो ये काम करो, एक काम कर दो जल्दी से। क्या करना भैया, अकेला रहता है ये ऑक्सीजन, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते भैया, इसके पास में 6 होते। अब कितने इसके पास में गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 ये वह -6 कर दूंगा, 0 आ गया। उस पर क्या है, 0 चार्ज है। चलो इस कार्बन को ध्यान से देखो, अकेला होता है कार्बन, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते भैया, 4 होते माइनस। अब किसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो कर देंगे 4। इसके पास में माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस पर भी 0 चार्ज है। इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, अकेला होता तो कितने होते इसके पास में, 6 होते माइनस। अब कितने इसके पास में, 1 2 3 4 5 और 6, इसके पास में अभी क्या है, 6 ही है, ठीक है। चलो तो 0, इस पर भी 0 चार्ज, सब पर 0 चार्ज है, ठीक है। सब क्या है, न्यूट्रल है। अब ये वाला अपन ने स्ट्रक्चर चेक कर लिया, इसको मान लेते हैं अपन ए स्ट्रक्चर है। ये कौन सा है, ए स्ट्रक्चर है, इसको मान लेते हैं अपन बी है। चलो बी वाले को देखते हैं। अब दोनों अपन को ये आ गए, दोनों दिमाग में आ गए कि भाई दोनों में से कौन सा बन सकता है, चेक करके देख लेते हैं। आ जाओ, पहले इसको चेक कर दो, इसको चेक करो, इस ऑक्सीजन को देखो, कितने ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 ही है। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कर देते हैं, 6 की कमी इसके पास में है, 6 की पूरी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 हो गए इसके पास में। इस कार्बन को चेक करो भाई, इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं इसके पास में। चलो इस ऑक्सीजन को चेक करो, अब इस ऑक्सीजन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 है इसके पास में, 2 की कमी है, पूरी कर देते हैं अभी। 1 और 2, सबके पास में 8-8 हो गए। अब क्या करो, दीवार मारो, दीवार खींच दो, ठीक है। अब इनको, इस ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, अकेली होती तो 6 होते, अब कितने इसके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 है इसके पास में, तो -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 चार्ज है इस पे। इधर देखो, इस कार्बन को चेक करो भाई, अकेला होता तो कितने होते, 4 होते। अब कितने, अब भी 4 ही हैं, 1 2 3 4, अब भी इसके पास में 4 ही हैं, कितना आ जाएगा, 0, इस पर 0 चार्ज है। इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, अकेला होता तो 6 होते, अब कितने इसके पास में, 1 2 3 4 5, -5, इसके पास में कितना है, +1 चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल तो इस पर भी क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन दोनों में से जब अपन स्टेबल की बात करें ना, तो स्टेबल कौन सा होगा, ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रल हैं। कोई कर्जा नहीं ले रखा भाई, अरे कोई कर्जा नहीं ले रखा, कर्जे के नीचे नहीं दबे हुए हैं, तो ये क्या है, बढ़िया स्टेबल है।
ये लोग ऊपर ऊपर से स्टेबल तो दिख रहे हैं, लेकिन बेचारों के लोन चल रहे हैं, दो लोगों के क्या है, लोन चल रहे हैं। ये वाला जो परिवार है ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऊपर से भी बढ़िया दिख रहा है और इन्होंने कोई लोन वोन भी नहीं लेगा, कोई कर्जा नहीं है भाई इनकी, तो ठीक है, तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये जो बी वाला परिवार है ये भी क्या है, दिखने में वैसा स्टेबल है, लेकिन 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 अंदर क्या है, लोन ले रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो ए वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ए जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, अधिक स्टेबल, ठीक है। चलो इस प्रकार से चेक करना आपको। वही N3 नेगेटिव आ गया, सबसे पहले तो वही बना लेते हैं इसका, ठीक है। एक नाइट्रोजन की इच्छा कितने की है, 8 की है भैया, सबकी 8 की होती है, बोलो 3 है तो 8 3 आ जाएंगे, -5 होते हैं के पास में, 5 + 5 प्लस क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड निकालना अपन को, तो कितना आ जाएगा, 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से N N N N 3 नाइट्रोजन है, बॉन्ड कितने इसके बीच में, 4 बॉन्ड है जी, 4 बॉन्ड है, बना देंगे। इस N को थोड़ा सा इधर बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। आप कहोगे भैया इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, N N N, एक साइड में 3 बॉन्ड कर दूं, एक साइड में 1 बॉन्ड कर दूं, मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, करके देखते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, वो करके देख लेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, राजी कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है। चलो आ जाओ, ये वो इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहां इसके में मैं लगा देता हूं, ठीक है। अब देखना, पहले नाइट्रोजन को नाम भी दे देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। चलो ए वाले नाइट्रोजन को देखो, इसके इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 4 ही होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, 4 की कमी है, पूरी कर देंगे भी, 1 2 3 4 पूरी कर दी। अगले को देखो, बी वाले को देखो, 1 मिनट, बी वाले को देखना कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इस गोले में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है इसके पास में, बढ़िया, पहले से राजी है। इसको देखो, सी वाले को देखो, 1 2 3 4 4 ही है इसके पास में, 4 ही है इसके पास में, तो क्या करना अपन को, 1 मिनट, 4 ही है इसके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन है, कितनी कमी है, 4 की कमी, 1 2 3 4 पूरी कर दी, 8 हो गए इसके पास में भी, सब राजी हो गए, दीवार खींच दो, ठीक है। चलो अगर करना आपको, अगर ये ए वाला नाइट्रोजन अकेला होता तो इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, 5 होते भैया। अब कितने इसके पास में, गिन लेते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 है इसके पास में, अकेला होता तो 5, अब कितने 6, कितना देगा, -1 चार्ज, इस पर क्या है, -1 चार्ज है। बी वाले को चेक करो भाई, अकेला होता तो 5 होते, अब कितने इसके पास में, -1 2 3 4, अब तो 4 ही है इसके पास में, अकेला होता तो 5 होते, अब 4 ही है इसके पास में, तो इस पर क्या देगा, +1 चार्ज आ जाएगा, +1। सी वाले को चेक करो, अकेला होता ये नाइट्रोजन तो उसके पास में कितने होते, 5 होते, लेकिन अब कितने इसके पास में, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस क्या आ जाएगा, 6, इस पर क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप कहोगे भैया इस पर तो आपने कितने गए, -1 +1 इतना सारा कर दिया, और यहां पर तो एक ही माइनस है। मैंने कहा ध्यान से तो देखो, यहां पर एक -1 है तो यहां पर एक +1 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, एक ही -1 बचेगा, तो लास्ट में एक ही -1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक बात है। चलो अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा उसकी बात कर लेते हैं। ये ए मान लो, इस स्ट्रक्चर को मैं नाम दे देता हूं, ये वाला क्या है, ए है, और ये मान लो बी है, ठीक है। चलो इनकी बात कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 की कमी है, पूरी कर देते हैं अभी, 1 और 2 पूरी हो गई इसके पास में। तो अगला देखो, इस नाइट्रोजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद पूरी है पहले से। चलो अगले को देखते हैं, इसको ध्यान से देखो, 1 2, ठीक है, इसके बाद 6 की कमी पूरी कर देते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 हो गए, दीवार मारो खींच के, चलो हो गया। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास में अकेला होता तो कितने होते, 5 होते, लेकिन अब कितने हैं इसके पास में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, बता चुका हूं पहले भी, है ना, 1 2 3 4 5, अभी 5 ही हैं, तो इस पे तो 0 चार्ज है। इसको ध्यान से देखो, अकेला होता तो 5, अब कितने इसके पास में, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ही हैं, तो -4, यहां पर कितना जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, अकेला होता तो 5 होते, अब कितने इसके पास में, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7,
7 अभी इसके पास में, तो यहाँ से क्या जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस वाले कार्बन क्या है -2 चार्ज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप कहोगे भैया इस पर तो -2 आ गया और यहाँ पर तो क्वेश्चन में तो -1 ही है। अरे ध्यान से देख तो सही, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +1 है, एक -1 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एक बचेगा -1 लास्ट में। अब बात आती है कि ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल ए वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो चार्ज जो वो तीनों पे बराबर क्या है, बटा हुआ है, तीनों पे चार्ज बटा हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एक पर क्या है, ज्यादा चार्ज आ रहा है। यहां पर जो है 3 भाई थे, तीनों ने कर्जा ले रखा है, बराबर का बटा हुआ है, कर्जा जो है वो बराबर में बटा हुआ है। लेकिन यहां पर जो है 3 भाई हैं, एक पर कोई कर्जा नहीं है, ठीक है, और 2 बेचारे एक पर बहुत ज्यादा कर्जा है, तो यहां पर क्या ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ए वाला ज्यादा स्टेबल है। यहां पर भी ए जो है वो अधिक स्टेबल होगा, अधिक स्टेबल, अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मल चार्ज इस प्रकार से निकालना है। फिर बात करते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सो एनाइंस ना। जो ऑक्सो एनाइंस किसको कहेंगे? जो ऑक्सीजन के जो एनाइंस होंगे ना, ऑक्सीजन के जो एनाइंस होंगे उनको ऑक्सो एनाइंस कहते हैं। इनका एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं। देखो अगर 0 हुआ ना, 0 का मतलब उस पर क्या है, एक ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड या फिर ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। +1 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है वो या तो ट्रिपल बॉन्ड से या फिर ऑक्सीजन एक साइड में सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। अगर +1 चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। मैं ले लेता हूं CO3 2 नेगेटिव को ले लेते हैं। चलो CO3 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है। यहां पर क्या है, आपका पास एक कार्बन है और 2 क्या है आपके पास में ऑक्सीजन, ठीक बात है, ठीक है। और यहां पर क्या है, नेगेटिव का मतलब यार दोनों पॉजिटिव हो गए क्या? चलो इसको नेगेटिव कर लो भाई, नेगेटिव कर लो इसको, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड है ना, 2 नेगेटिव है तो 2 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, इनको मैं सिंगल कर देता हूं, यहां मैं डबल कर देता हूं, ठीक बात है। चलो अब इनका एवरेज फॉर्मल चार्ज देख लो भाई। एवरेज फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? 2 नेगेटिव चार्ज है, इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं। एवरेज फॉर्मल चार्ज 2 नेगेटिव तो -2 बटा कितना ऑक्सीजन है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है और 2 पर क्या नेगेटिव चार्ज तो -2 बटा 3, इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका, एवरेज BO तो वो कैसे निकालेंगे? तो कितने आपके बॉन्ड कितने हैं यहां पर, 1 मिनट 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है बटे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 4 बटे 3, ये इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा और इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर अपन कल करेंगे इसको। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलो यहीं खत्म करते हैं इसको। लेक्चर आज का समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।